आई मीन इट्स माय प्लेजर। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि मैं बच्चों के साथ जुड़ पा रही हूँ आपके साथ में। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो आज मुझे सर ने एक जिम्मेदारी दी है, वो है कि आप लोगों को मुझे वैल्यूएशन बताना है इस सॉफ्ट्स के बारे में। ओके, समय थोड़ा है हमारे पास में, और उस थोड़े समय में मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर पाऊँ एंड वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपको जो भी पता होना चाहिए वैल्यूएशन के बारे में और ख़ास करके इस सॉफ्ट्स के बारे में, वो मैं सारा डिस्कस करूँगी। ओके, तो मैंने थोड़े नोट्स लिखे हैं स्क्रीन के ऊपर में, अगर तुम देख पा रहे हो तो। और बिकॉज सीधा मैं शुरू नहीं करना चाहती थी, मैं थोड़ा इस सॉफ्ट्स के बारे में बात करना चाहती थी। ओके, लेकिन उससे भी पहले बच्चे लोग, तुमको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या होता है। ओके, मैंने लगभग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कई साल काम किया था, तो वहाँ मुझे मौका मिला था वैल्यूएशन करने का, आईपीओज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं 16 साल से एएफएम पढ़ा रही हूँ, तो मुझे एक बात ये समझ में आई, मतलब थोड़ा-सा मैं टाइम एक्स्ट्रा लूँगी आप लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा समझेगा अगर मैं इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छा दूँ और आपको ब्रॉड लेवल पे बताऊँ कि वैल्यूएशन क्या होता है। ओके, तो किसी भी चीज़ जब मैं बोलती हूँ तो क्या मीनिंग हुआ? किसी स्टॉक का, किसी बॉन्ड का, किसी एसेट कैटेगरी का। स्टॉक एक एसेट कैटेगरी है, बॉन्ड एक एसेट कैटेगरी है, डेरिवेटिव्स एक एसेट कैटेगरी है, ये रियल एस्टेट एक एसेट कैटेगरी है, गोल्ड बुलियन, ये सारे एसेट कैटेगरीज हैं। तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आगे जाके एएफएम, एफआर के बाद, उसके अंदर में जो चैप्टर्स है ना, उसमें नाम पता है आपको कैसे है? वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, वैल्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, इन सारे चैप्टर्स के अंदर में आपको वो बोलेंगे वैल्यू करो। मतलब इस एसेट कैटेगरी की आप वैल्यूएशन निकालो। हर एसेट की अपनी एक खास बात होती है बिहेवियर वाइज। फॉर एग्जाम्पल, ओके, थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ आपको, आप रिलेट कर पाओगे। तो कैसे होता है कि एक बॉन्ड होता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ, डिटेल एफएम में आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारा। ओके, एक बॉन्ड है, तो कैसे होता है बॉन्ड या डिबेंचर, क्या होता है? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है। और आपको पहले से ही पता होता है कि अगर मैं ये बॉन्ड या डिबेंचर खरीदूं तो मुझे इसमें से 5 साल, 10 साल, वॉटेवर, आपको इतने साल तक ब्याज मिलेगा, कूपन मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद कि सामने वाला अपना पैसा अपने को लौटा देगा। उसको क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन। मतलब फिक्स्ड इनकम में एक रिडेम्पशन डेट होती है। ओके, सिमिलरली इक्विटी में रिडेम्पशन डेट नहीं होती, क्योंकि कंपनी बंद होगी कोई रिडेम्पशन होगी स्टॉक की। तो जिस तरह से हर जो एसेट होता है ना, हर एसेट की बिहेवियर, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका जो नेचर होता है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन का मॉडल चेंज हो जाता है। जब मैंने वर्ड मॉडल यूज किया, तो इसका ये मतलब होता है कि शायद हम किसी थियोरेटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं। मैं अब इस लेवल पे, आपका अगर एफएम हुआ नहीं तो मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहती, बस आप कंफ्यूज कर जाओगे और शायद जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ वो शायद तरीके से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। वो टेक्निकल पार्ट आप सारा एएफएम में सीखें। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि अगर ओके किसी एसेट की बिहेवियर किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, तो वैल्यू भी आप उसको अकॉर्डिंग तरीके से करोगे और वेरिएबल्स में उसमें वेरिएबल्स भी अकॉर्डिंगली जाएंगे। तो आप उसे ये सवाल करो, मैम क्या एक मॉडल अपने आप में सफिशिएंट होता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि किसी एक थ्योरेटिकल मॉडल के अंदर में आप कुछ वेरिएबल, आप कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकते हो, बाकी को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो और कोई चॉइस भी नहीं है हमारे पास। तो सबसे सिंपल मॉडल आपने सुना होगा, मॉडिजिलानी मॉडल, गॉर्डन मॉडल, ये सारे मॉडल्स आपने सीए इंटर में सुना होगा। सिमिलरली जब हम ऑप्शंस की वैल्यूएशन करते हैं, ऑप्शंस क्या है? एक डेरिवेटिव है। ओके, तो वैसे अगर देखोगे तो सारे स्टॉक्स के ऑप्शंस मार्केट में सेल होते हैं और उस पर ट्रेडिंग होती है, लेकिन जिस ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टॉक। उसको ऑप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी एम्प्लॉयज़ को चॉइस देता है कि भाई अगर आप चाहो तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट टू बाय द स्टॉक ऑफ द कंपनी। ये हो गया तुम्हारा कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट क्या होता है, मैं डिटेल में वापस नहीं जा रही।
ब्रॉडली मोटा मोटी डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि इस सॉप की जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, वो क्योंकि एक ऑप्शन की तरह है, इसलिए उसको अपन ऑप्शन की तरह वैल्यू करते हैं। ओके, लेकिन जो ऑप्शन मार्केट में ट्रेड होता है, उसके कंपैरिजन में ये जो ऑप्शन होता है इस सॉप, ओके, काफी डिफरेंसेस होते हैं उसके अंदर में, वो बिल्कुल सेम नहीं होता। और मैं ये बातें और आगे आपको बताते चली जाऊंगी। पहले शॉर्ट में आपको अब ये बता दूं कि ESOP क्यों मिलता है, दो दो लाइन डिस्कस करूंगी, ज्यादा नहीं बात करूंगी। हम ज्यादा फोकस फेयर वैल्यूएशन पे करेंगे। ESOP क्यों देते हैं भाई? कोई कंपनी है, स्टार्टअप है, नई चालू हुई है, कंपनी ज्यादा कैश नहीं पे आउट कर सकती, क्योंकि भाई अब कंपनी ने अभी कमाना शुरू नहीं किया है। तो अपने एम्प्लॉयज को वो बोलते हैं, और खास करके सीनियर एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो, हम आपको उतना कैश तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो हम आपको स्टॉक्स अपनी कंपनी का दे सकते हैं। लेकिन उस स्टॉक की वैल्यू तब तक नहीं खुलेगी जब तक वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती है। ओके, लेकिन जो लोग कंपनी के साथ जुड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई कंपनी हम अच्छा करेंगे, परफॉर्म करेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी, और तब इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी। करेक्ट? तो ये सोच करके कंपनीज क्या करती है कि कंपनी अपने जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, या जूनियर एम्प्लॉयज भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ESOPs देती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, जिस समय ESOP इश्यू होता है, सपोज करो कंपनी मैंने शुरू करी है नहीं, और मेरे को शुरू करके 2 साल हुए हैं, तो तुम खुद ही सोच लो ना कि कंपनी की साइज बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करेगा कंपनी किस बिजनेस में है। कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी हो सकती है, कोई NBFC हो सकता है, कोई प्रोडक्ट कंपनी हो सकती है, कोई सर्विस कंपनी हो सकती है। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूं कि ये जो ESOP का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ये IT कंपनीज से शुरू हुआ था, सर्विस इंडस्ट्रीज में शुरू हुआ था। ओके, लेकिन अभी ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ESOPs एम्प्लॉयज को दिया जाता है, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। हम ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकते, तो आप स्टॉक्स रखो कंपनी की, कंपनी का अपने पास में, कंपनी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन वो स्टॉक्स आपको यूं ही नहीं मिलेगा, आपको वो स्टॉक खरीदना पड़ेगा। और क्या होता है ना कि ESOPs एक बार मिलके खत्म नहीं होता है, ये नहीं कि एक बार मिल गया खत्म हो गया। सपोज करो कंपनी शुरू हुई, 2 साल हुए, कंपनी ने स्टॉक्स इश्यू करा, उस वक्त कंपनी छोटी थी। ओके, तो उस वक्त की जो मार्केट प्राइस होगी, उसके हिसाब से ESOP की एक्सरसाइज प्राइस होगी। 2 साल के बाद कंपनी थोड़ी और बढ़ी, और लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, तो कंपनी की वैल्यूएशन और बढ़ी, और ESOP बढ़े, तो एक्सरसाइज प्राइस भी चेंज होती चली जाती है। तो बोलोगे मैम एक्सरसाइज प्राइस क्या होती है? एक्सरसाइज प्राइस ये होती है गाइस कि अगर मान लो कंपनी का स्टॉक का भाव, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया, अज्यूम कर लो एक बार के लिए, और कंपनी का स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपए मार्केट के अंदर में, और कंपनी ने 5-6 साल पहले या 7 साल पहले अपने एम्प्लॉयज को, किसी एक एम्प्लॉय को सपोज करो कि उन्होंने बोला कि भाई तुम 100 शेयर्स रख लो, ओके, और इसकी एक्सरसाइज प्राइस तुम्हारे लिए 30 रुपीज होगी। यानी इसका ये मतलब हुआ, अगर वो बंदा आज एक्सरसाइज करता है, तो 100 रुपए की चीज वो 30 या 40 रुपए, जो भी एक्सरसाइज प्राइस उस अग्रीमेंट में मेंशन होगा, उस भाव पे वो कंपनी से खरीद सकता है। अगर एग्जैक्टली तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो एम्प्लॉय को आज की डेट में 70 या 60 रुपीज, जो भी एक्सरसाइज प्राइस होगा उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 या 70 रुपए का फायदा हुआ, उसको बोलते हैं बार्गेन, उसको बोलते हैं स्प्रेड। और तुमको पता है उस स्प्रेड की जो टैक्सेशन होती है, वो इनकम टैक्स की तरह लगती है, क्योंकि कंपनी से तुमने स्टॉक खरीदा 30 या 40 रुपए के भाव में, चलो 30 रुपए भाव लेते हैं अपन, 30 रुपए के भाव में, जबकि स्टॉक का दाम आज मार्केट में 100 रुपए चल रहा है। लेकिन मैं टैक्सेशन वाले पार्ट में नहीं जाऊंगी, वो आरिश सर का डिपार्टमेंट है, तो वो हैंडल करेंगे। मैं वैल्यूएशन पे बात करती हूँ। तो बेसिकली ESOPs क्यों देते हैं? ताकि लोग मोटिवेटेड रहें, लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहें। ओके, क्योंकि जब लोग छोड़ के जाते हैं ना कंपनीज को, तो कंपनी अनस्टेबल होती है, अच्छे लोगों को जरूरत होती है कि वो कंपनी के साथ लंबे समय तक काम करें। तो बेसिकली मोटिवेट करने के लिए, अपने अच्छे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करने के लिए, ये सारे पर्पस की वजह से ESOPs इशू करते हैं, जिसकी वैल्यूएशन खुलती है जब स्टॉक मार्केट में कंपनी का स्टॉक लिस्ट होता है। ओके, उसके बाद कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे जो होते हैं ESOPs के में यूज होते हैं। पहला वर्ड देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ग्रांट।
ग्रांट का मीनिंग क्या होता है कि जब तुम्हारी कंपनी एक एम्प्लॉय को ESOPs देती है, ओके, तो उसको बोलते हैं ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शंस। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि आप कब ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी, क्या बात आई होगी कि भाई मैम मैं अभी तुरंत नहीं कर सकता। नहीं, आप तुरंत नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे और स्टॉक को अपने अकाउंट में ले लोगे और बेच के कंपनी को छोड़ के निकल जाओगे। तो कंपनी ऐसा नहीं होने देती। तो एक वर्ड और आप सीखोगे, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो सेबी ये बोलती है कि जो कंपनी लिस्टेड होते हैं, ओके, उनके एम्प्लॉयज का वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कंपनी ने मुझे आज ESOPs ग्रांट किया है तो मैं 1 साल के पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं कंपनी से बंध गई हूँ और मैं 1 साल के पहले तो कंपनी छोड़ ही नहीं सकती। ओके, क्योंकि 1 साल के बाद मैं उसको एक्सरसाइज कर सकती हूँ। मतलब वो 100 रुपए का स्टॉक उस वक्त जो भी प्राइस चल रही होगी उसके हिसाब से वो स्प्रेड निकलेगा। उस वक्त 1 साल के बाद अगर 100 रुपए का भाव चल रहा है और मेरी एक्सरसाइज 30 है, तो मैं कंपनी को 30 रुपए दे करके 100 रुपए के वर्थ का स्टॉक अपना बना लूंगी। लेकिन अपना बनाने के लिए पहले कंपनी को तुमको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के हिसाब से वो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं उस स्टॉक को मार्केट में बेच सकती हूँ। जो लोग लंबे टाइम तक जुड़े रहना चाहते हैं कंपनी के साथ में, वो तुरंत नहीं ये करते, स्टॉक्स नहीं बेचते, क्योंकि उनको लगता है स्टॉक की प्राइस और बढ़ेगी। ओके, तो बेसिकली हम कोशिश क्या कर रहे हैं पता है तुम्हें? हम कोशिश यहाँ पे ये कर रहे हैं कि एक ESOP, वो जो एक ऑप्शन है, ओके, उसकी वैल्यू कैसे निकालें हम। तो मैं तुमको एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली, ये पार्ट अब तुम शांति से, बहुत शांति से सुनना, कि ESOP की जो वैल्यूएशन होगी ना, वो कोई एक स्टैंडर्ड लॉजिक से नहीं हो सकता। तुम बोलोगे क्यों मैम? उसका रीजन बताती हूँ। सपोज करो 3-4 सिचुएशन तुम्हारे सामने में रखती हूँ और बोलोगे तो 3-4 एग्जाम्पल भी उसके ऊपर में अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि सपोज करो कि मैं 5 साल पहले कंपनी ज्वाइन करी थी, ओके, और उस वक्त मुझे कंपनी ने दिया था क्या, मेरे को ऑप्शन दिए थे जो कि वेस्ट हो चुके। वेस्ट हो चुकने का मतलब होता है कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ और एक्सरसाइज करके मार्केट में स्टॉक को सेल कर सकती हूँ, उसको वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। ओके, तो समझो, अज्यूम करो कि कंपनी का वो जो ऑप्शन है, ESOP है, वो मेरा वेस्ट हो गया। ओके, और एक बात का ध्यान रखना कि वेस्ट हो गया, लेकिन मैं एक्सरसाइज करूंगी तो स्टॉक मेरा होगा। तो मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए क्या अभी? ओके, ये सारे सवाल आते हैं इसके अंदर में। लेकिन अगर तुमको प्रैक्टिकली थोड़ा भी पता होगा तो ऑप्शन की या डेरिवेटिव्स की एक एक्सपायरी डेट होती है। यूजुअली 3 महीने में ऑप्शन या फ्यूचर्स एक्सपायर कर जाता है। यूजुअली इस शॉप के अंदर में वो पीरियड वेस्टिंग से लेकर के 10 साल तक वो एक्सपायर नहीं करता। यानी कि आपको 10 साल के अंदर अपने शॉप को एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको बेचना भी स्टॉक को जरूरी है, नहीं। एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि कंपनी को उसका एक्विजिशन कॉस्ट दे करके वो 30 रुपया आपने स्टॉक को अपना बना लिया। ओके, तो आप उस ऑप्शन की वैल्यूएशन कभी भी कर सकते हो, वेस्टिंग के पहले, वेस्टिंग वाले दिन, ओके, वेस्टिंग हो, एक्सरसाइज करने के बाद, कभी भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। तो ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो कि शायद आप लोग रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे, तो सपोज करो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि एक अज्यूम करते हैं सिचुएशन जहाँ पे एक एम्प्लॉई है, ओके, और उस एम्प्लॉय के पास में ESOP मिला है उसको। एग्जाम्पल ये है गाइस कि आज की करंट MPS, सपोज करो करंट MPS, स्टॉक की करंट MPS है ₹200। अज्यूम करो, मैं और भी एग्जाम्पल दूंगी, एक एग्जाम्पल आ रहा है। एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस हो जाएगी, ओके, वो है ₹30। यानी कि आज का स्टॉक का प्राइस, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्ट, इसका मतलब हो चुका है। वही मैं तुमको बोल रही थी कि बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे।
एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंपनी की स्टॉक लिस्ट नहीं हुई है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंपनी का स्टॉक लिस्ट हो गया है लेकिन मेरा स्टॉक वेस्ट नहीं हुआ है। इसका ये मतलब है कि अभी मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो अभी तीसरा सिचुएशन कि मेरा वेस्ट हो चुका है और चाहूँ तो मैं आज एक्सरसाइज करूँ और चाहे तो मैं 2 साल के बाद एक्सरसाइज करूँ, चाहे तो मैं 5 साल के बाद एक्सरसाइज करूँ। मैक्सिमम ये है कि तुमको 10 साल के अंदर एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। तो सवाल यहाँ पे यही आता है कि मैं एक्सरसाइज करूँ कि नहीं करूँ। अगर मैं करूँ तो उस ऑप्शन की वैल्यू क्या है, मुझे अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। इन सारे सवाल के जवाब के लिए हम ESOP की वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें मैक्सिमम फायदा होगा इंसान वो करेगा। एग्जाम्पल्स दूंगी, आपको समझेगा। एक्सरसाइज प्राइस और वेस्टिंग पीरियड, सपोज करो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे है 3 years, ओके। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी ब्याज का रेट मार्केट में चल रहा है 6% पर एनम, ओके। और सपोज करो कि कंडीशन यहाँ पे ये लिखी हुई है, यहाँ पे कंडीशन है, एग्जाम्पल नंबर 1 चल रहा है, ये कंडीशन ये है, मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। कंडीशन ये है कि vesting would take place after 3 years if MPS is equal to 390 और ग्रेटर। एक ये सिचुएशन होती है, ओके। तो यहाँ पे सपोज करो बाइनोमियल मॉडल एक मॉडल है, तो बाइनोमियल मॉडल में 200 यहाँ प्राइस है। अज्यूम करो कि 3 साल के बाद जब मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा तो अज्यूम करो कि स्टॉक की प्राइस 400 अगर हो जाती है तो, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 30, और यहाँ पे अगर हम लेते हैं 390 और लेस, ओके, और लेस, और प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 0.4 एंड 0.6 की। तो ये बाइनोमियल मॉडल का डिटेल में इसके बारे में आप AFM में बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, 7, 8, 10 और कॉम्प्लिकेटेड लेवल वाले। यहाँ पे बहुत सिंपल मोड में जा रहे हैं कि भाई एक ऐसा ESOP है, एक ऐसा ऑप्शन है, ओके, जहाँ पे हमें वैल्यूएशन करनी है जिसकी वेस्टिंग 3 साल के बाद होगी, और उसमें भी कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर स्टॉक की प्राइस 390 या से ज्यादा होगी तो ही आप उस एक्सरसाइज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे कैसे करें हम, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अगर प्राइस 400 की हुई, अगर प्राइस 400 की हुई तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकलेगी पता है, 400 माइनस 30 विच इज 370, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। क्यों 0? क्योंकि मैं 390 या उसके नीचे अगर प्राइस रह गया 3 साल के बाद तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं सकती, कंपनी ने मेरे को चॉइस दी ही नहीं। तो इस ऑप्शन की आज वैल्यू क्या है, इस ESOP की आज वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे। सो बेसिकली मैं लिख सकती हूँ क्या इस तरह से, C0 या फिर 370 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू 0.6। क्यों मैंने एवरेज लिया, क्योंकि मैं तो 0 पे खड़ी हूँ ना, मैं तो 0 पे खड़ी हूँ, और ये 400 और दूसरा जो प्राइस है वो 3 साल आगे का है। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे ही बात कर सकती हूँ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर अपन वैल्यू निकालेंगे गाइस तो इसका वैल्यू आता है 370 इंटू 0.4, ओके। यानी कि ऑन एन एवरेज मैं कितना कमाऊंगी 3 साल के बाद, 148 इसकी वैल्यू हो गई, इस ऑप्शन की वैल्यू हो गई। लेकिन 148 यहाँ पे है, मुझे वैल्यूएशन यहाँ करनी है इसकी, तो कैसे करें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 148 डिवाइडेड बाय 1.06 रेस्ट टू द पावर 3। क्यों 3? बिकॉज 3 साल की डिस्काउंटिंग लगेगी। मैं तुमको एक डेफिनेशन बोलने वाली हूँ, आई एम श्योर तुम समझ पाओगे। 1 मिनट सिर्फ मुझे इसकी वैल्यू निकालने दो। 1.06 डिवाइड बाई 1.06 अगेन डिवाइड बाई 1.06, 3 बार करना है, एंड आई गेट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 124.26, यानी कि आज इसकी वैल्यू है 124.26। तो बोलोगे मैम ये एक ही वैल्यू निकलेगी, नहीं, ये एक वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर तुमने इस कंडीशन को चेंज कर दिया, अगर इस कंडीशन को चेंज कर दिया कि 3 साल के बाद तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ भी प्राइस हो जाए। अगर सपोज करो कि ये वाली कंडीशन अगर हम हटा देते हैं
तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसके हिसाब से। तो बोलोगे मैम आप एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर सकती हूँ। अगर अज्यूम करो कि 3 साल के बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने का चांस है 400, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, और ये भी पॉसिबल है कि स्टॉक की प्राइस 100 हो जाए या 150 हो जाए या 200 पे ही रह जाए और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। ओके, अगर मैं 390 की जगह पे, यहाँ पे 390 की जगह पे अगर मैं सपोज करो 200 लेती हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी पता है? 0 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगा 200 माइनस 30, और फिर प्रोबेबिलिटीज की इक्वेशन में डाल करके तुम डिस्काउंटिंग करोगे उसकी। इसलिए मैंने तुमको बोला कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन कोई एक तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस में हम कहाँ खड़े हैं, वेस्टिंग कितनी है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, कंडीशंस कंपनी ने क्या डाल रखा है, कंपनी की स्टॉक लिस्ट हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें मैटर करेगी जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो। एक डेफिनेशन याद कर लो अगर ये आपको नहीं समझा मैथमेटिक्स वाला पार्ट। द प्राइस ऑफ एनी असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। किसी भी एसेट की वैल्यू वो मानी जाती है फाइनेंस में, ओके, जो हम आगे जाके कमाने वाले हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो मैंने वही तो किया है बच्चे लोग यहाँ पे। मैंने क्या किया, हम क्या कमाने वाले हैं? अगर प्राइस 400 हो गई तो 370 मिलेगा, अगर प्राइस 390 या नीचे रह गया तो 0 मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता 370 मिलेगा कि 0 मिलेगा, तो 370 मिलने का 40% चांस, 0 मिलने का 60% चांस, एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों? मुझे नहीं पता, सर्टेन नहीं है, तो मैंने क्या किया, एवरेज निकाल दिया। अब एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? 148। 148 कहाँ पे खड़ा है? 3 साल के बाद। डिस्काउंट करो, 3 साल पीछे लाओ और वैल्यू आती है 124.26। द प्राइस ऑफ एनी असेट, ओके, हियर 124 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। ये वैल्यूएशन का अगर ये डेफिनेशन आप याद कर लोगे ना, तो आप कोई भी सम वैल्यूएशन का, इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट या डेरिवेटिव, आप वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मैंने जो मॉडल यूज किया है यहाँ पे, उसको बोलते हैं बाइनोमियल मॉडल। और हम लोगों ने समय कम होने की वजह से प्रोबेबिलिटीज को अपने मन से असाइन किया है। वैसे फिनेंस के अंदर में, बाइनोमियल मॉडल के अंदर, आपके एएफएम के अंदर में ये प्रोबेबिलिटीज अपने को कैलकुलेट करनी पड़ती है। स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का कितना चांस है, नीचे जाने का कितना चांस है, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद, कितनी सारी चीजें तुम सोच के देखो इसके अंदर आएंगी इन ऑर्डर टू डिसाइड कि प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की कितनी है और नीचे जाने की कितनी है। एग्जाम्पल को सिंपल रखा है, प्रोबेबिलिटीज अपने मन से अज्यूम किया है, उधर कैलकुलेट करना होता है। अभी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो, समय भाग रहा है और मैं अज्यूम कर रही हूँ, पता नहीं आपको समझा कि नहीं समझा, आप लोग मुझे बताओगे कि आपको ये आप कैलकुलेशन ब्लैक स्कोल्स मॉडल से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो है एएफएम के पोर्शन में। लास्ट 8-10 साल से तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट करिकुलम में है तो हमें पढ़ना ही होता है। आपने इतना अच्छे से समझाया, मैं मेरे को नहीं लगता कि बच्चों को कोई भी इसमें डाउट आ रहा होगा इसके अंदर, क्योंकि प्रेरित का एक क्वेश्चन है, बट मैं बताता हूँ। मैं 1 मिनट स्टूडेंट्स को करेक्ट कर दूं, जो हमारी क्लास की चर्चा थी मैम। बिल्कुल सर। तो मुझे ये बताइए, जब मैम ने फेयर वैल्यू निकाली किसी एसेट की, तो मैम ने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए एक मार्केट कंडीशन को कंसिडर किया, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर 390 या उससे लोअर का प्राइस होगा तो हम 0 वैल्यूएशन कंसिडर कर लेंगे अपने पास। तो अब ये बताओ, जो हमने अपनी फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट में ही इसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर कर लिया कि अगर ये 390 या उससे लोअर रहता है तो क्या होगा। अब अगले साल अगर मैं फिर से कहूं कि मार्केट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इसको हमने किस में ऑलरेडी कंसिडर कर लिया था? इसको हमने ऑलरेडी अपनी ग्रांट डेट की वैल्यू में कंसिडर कर लिया था। ये मैं बीच में अपना टॉपिक मैंने बीच में जोड़ दिया, बट आपने बिल्कुल परफेक्टली बच्चों को बताया। और देखो कितना आपको और बताया हमने कि प्रोबेबिलिटीज जो है ये मन गढ़ंत, मैम ये जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं इसका भी कोई फॉर्मूला होता है? हाँ सर, फॉर्मूला होता है, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्यों? फॉर्मूला ऐसे होता है कि एक्चुअली जो चीजें अंडरलाइंग स्टॉक को अफेक्ट करती हैं मार्केट कंडीशंस के अंदर में, ओके, उन चीजों को कंसिडर किया जाता है ये प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए। आपको एक बात बताती हूँ, छोटी सी बात,
कि अगर स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो इस ऑप्शन की वैल्यू ही खत्म हो गई ना। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। अगर और कोई स्टूडेंट की कोई क्वेरीज हैं तो बताएं। अगर मान लो कि स्टॉक 400 जाने आशा तक, पूछ रहे हैं मैम कि कैश अगर देंगे तो क्या होगा? कैश अगर देंगे मतलब अगर कंपनी हमें कैश देती है, मतलब वो वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ शेयर्स हाँ, अगर सार दिए जा रहे हैं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट दिए जा रहे हैं, यानी कैश दिए जा रहे हैं, तो उसके वक्त कोई फेयर वैल्यूएशन में कोई इफेक्ट पड़ता है या सेम तरीके से नहीं, होता वो ऐसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा है? जी ऑप्शन जी आपके जी। पास में अवेलेबल नहीं होता है। या तो आप स्टॉक को एक्सरसाइज करो, अगर आपका भाव नहीं आ रहा है मार्केट में तो आप मजबूर हो जाते हो कंपनी के साथ जुड़े रहने के लिए, और अगर आप कंपनी के स्टॉक के भाव बढ़ने का वेट नहीं कर सकते तो आपको नौकरी छोड़ के कहीं और ज्वाइन करना पड़ेगा। आपके सारे स्टॉक्स एक्सपायर कर जाएंगे, वो किसी और को भी अलॉट नहीं किया जाता। मैम बच्चे पूछ रहे हैं एएफएम और एसएफएम एक ही है या कोई कोर्स में चेंज है? नहीं, काफी सारे चेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एएफएम का जो कोर्स आया है, देखो ये सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चंस, मैं जब 20 साल पहले ये सब्जेक्ट पढ़ी थी, 1998 में जब पहली बार मैं पढ़ी थी, तो जो क्वेश्चंस मैंने वहां पे किया था वही क्वेश्चंस मैं आज बच्चों को पढ़ा रही हूँ। नाम और फिगर्स में नहीं बदले, लेकिन इतने सारे करिकुलम पढ़ाती हूँ ना सर, जैसे सीएमए में होता है, ये फाइनेंस का पेपर होता है, सीए फाइनल में होता है, सीएफए पढ़ाती हूँ, लेकिन सर अप्रोच अलग अलग होता है पेपर सब्जेक्ट का हर करिकुलम के हिसाब से। अगर आप सीएमए करिकुलम देखोगे ना तो वहां पे फाइनेंस के पेपर में कॉस्टिंग पे फोकस ज्यादा रहता है। ओके, तो बेसिकली ये जो एएफएम का पेपर ये लोग लेके आए ना, इसके अंदर फिनेंस वाले पार्ट पे फोकस ज्यादा किया है, अकाउंटिंग और टैक्स वाले पार्ट पे फोकस थोड़ा रिड्यूस किया है। एसएफएम के पेपर में थोड़ा सीए करिकुलम के हिसाब से लेके गए थे। मेरा ऐसा मानना है कि एएफएम के पेपर को ये लोग थोड़ा सा मतलब फिनेंस, कोर फिनेंस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, ताकि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे हैं उनको सिर्फ सीए के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस नहीं पता होना चाहिए, जो कोर फाइनेंस करिकुलम्स होते हैं उस तरह के फील आना चाहिए उनको। तो पोर्शन में डिफरेंस है। चलो ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत हाँ। अच्छा लगा। और मैम अभी हम अपनी क्लास को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमारा जूम का एक लिमिटेड सेशन होता है ये। यस सर। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स का हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और जो डिस्कशंस होंगे हम मैम से दोबारा लेटर ऑन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच।